नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। आपका शहर, आपका रिपोर्टर में आपका स्वागत है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह से निकलकर 11 जून को वाराणसी जा सकते हैं। तो 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होना है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जा सकते हैं और वहां पर पीएम मोदी मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, बड़ी जानकारी आपको दे दें, 11 जून को वाराणसी जा सकते हैं पीएम मोदी और पीएम मोदी मंदिरों में वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही प्रत्याशी थे और जीत कर आए अजय राय को उन्होंने हराया और उसके बाद अब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके बाद 11 जून को वाराणसी जा सकते हैं और वहां पर मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे। तो दिल्ली में कल पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। शपथ से पहले राजघाट जाएंगे पीएम मोदी। 11 जून को वाराणसी भी जाएंगे पीएम मोदी, मंदिरों में करेंगे पूजा अर्चना। तो आपको बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में कल पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी। शाम 7:15 बजे ये शपथ ग्रहण होगा और इससे पहले राजघाट जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 11 जून को वाराणसी भी जाएंगे, जहां पर मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी और शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में ये शपथ समारोह 9 जून को होना है। और इससे पहले शपथ समारोह में शामिल होने से पहले, शपथ ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री राजघाट जाएंगे, वहां से फिर वो शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे और शपथ लेंगे और उसके बाद 11 जून को वाराणसी जाएंगे, जहां से वो प्रत्याशी रहे हैं, वहां जाकर वो पूजा अर्चना करेंगे मंदिरों में। तो ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे दें, शपथ ग्रहण से पहले राजघाट और शपथ ग्रहण के एक दिन के बाद वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होना है। इसको लेकर दिल्ली में हलचल तेज है, पूरी तैयारियां जो है वो शुरू कर ली गई है और शपथ ग्रहण 9 जून को शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में होना है और इससे ठीक पहले, शपथ ग्रहण करने से पहले राजघाट जाएंगे पीएम मोदी और उसके बाद 11 जून को वाराणसी जाएंगे। तो पीएम मोदी के कल होने वाले शपथ ग्रहण के लिए विदेश नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गई हैं। दिल्ली पहुंचने पर शेख हसीना का जोरदार स्वागत किया गया। तो आपको बता दें कि जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं पड़ोसी देशों के, उन्हें आमंत्रित किया गया है इस शपथ ग्रहण समारोह में और वो भी हमने आपको आज ग्राफिक्स के जरिए समझाया था कि कौन कौन से वो राष्ट्राध्यक्ष, किस देश के राष्ट्राध्यक्ष जो है वो यहाँ पर शामिल होंगे। और ऐसे में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पहुंच चुकी हैं दिल्ली और इस समारोह में शामिल होने वाली हैं वो और जोरदार स्वागत किया गया शेख हसीना का एयरपोर्ट पर। तो देखिए, मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का जो आमंत्रण पत्र है, वो आमंत्रण पत्र भी आपको दिखाते हैं कि क्या है उस आमंत्रण पत्र में, क्या कुछ लिखा हुआ है। तो ये है वो आमंत्रण पत्र जो मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में ये समारोह रखा गया है, इसका आयोजन किया जाना है, जिसके लिए तैयारी भी चल रही है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और ऐसे में जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें बुलाया गया है इसमें शामिल होने के लिए। और शेख हसीना की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। अब ये आमंत्रण पत्र भी आपको दिखाते हैं कि क्या इस आमंत्रण पत्र में लिखा हुआ है, मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का ये आमंत्रण पत्र।
तो आम चुनाव 2024 के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून की शाम को राष्ट्रपति भवन में होना है। इस अवसर पर भारत के पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक और को शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। तो देखिए, ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम आपको बता दें कि कौन कौन से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पड़ोसी देश जहां पर जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भारत बुलाया गया है, उन्हें आमंत्रित किया गया है, और इसमें जो हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के नेता हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में उन्हें आमंत्रित किया गया है। इसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम, मालदीव के राष्ट्रपति और सेशेल्स के उपराष्ट्रपति का नाम शामिल है। और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना, वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पड़ोसी देशों के, उन्हें आमंत्रित किया गया है जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे उसके लिए। तो दिल्ली में पीएम हाउस में अहम बैठक जारी है। बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद हैं। बैठक में मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा संभव है। तो आपको बड़ी खबर दे दे, बड़ी जानकारी आपको दे दे कि दिल्ली में पीएम हाउस में अहम बैठक जारी है। बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद हैं। इस बैठक में मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा संभव है। एमपी से सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते हैं रिपीट। शिवराज के अलावा 2 नए चेहरों को मिल सकता है मौका। एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पीएम हाउस में एक बैठक चल रही है। इस बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद हैं। मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा संभव है इस बैठक में। अगर मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, जहां पर पूरी 29 की 29 सीटें इस बार बीजेपी के खाते में गई है, वहां से सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया कैबिनेट में रिपीट हो सकते हैं और शिवराज सिंह चौहान के अलावा 2 और नए चेहरे जिन्हें मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। तो वहीं एनडीए के 14 सहयोगी दल हैं जिसके 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, और सबसे बड़ी बात यह कि एनडीए के 14 सहयोगी दल हैं जिसमें से 18 सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो दिल्ली के अलावा लखनऊ से आपको एक बड़ी खबर बता दें। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक पद से इस्तीफा देंगे। करहल विधानसभा सीट से विधायक हैं अखिलेश यादव, नेता प्रतिपक्ष का पद भी छोड़ेंगे। अखिलेश यादव समाजवादी संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। तो आज बैठक हुई थी सपा की, और इस बैठक में संसदीय दल के नेता अखिलेश यादव को चुना गया है। और अखिलेश यादव करहल से विधायक है, वो अपने विधायकी पद से इस्तीफा दे देंगे। साथ ही साथ वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं उत्तर प्रदेश में, उस पद को भी वो छोड़ देंगे। और समाजवादी संसदीय दल के नेता, क्योंकि उन्हें चुन लिया गया है और अब वो संसद जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, इसीलिए वो करहल से अपनी विधानसभा सीट भी छोड़ देंगे, नेता प्रतिपक्ष का पद भी वो छोड़ देंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़ी हुई, जहां पर उन्होंने अपनी विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया और अपना वो नेता प्रतिपक्ष का पद भी छोड़ देंगे। तो इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रायपुर में स्कूलों को धमका के अवैध वसूली करने का आरोप इन पर लगा है। आरटीआई के जरिए अवैध वसूली का आरोप लगा। निजी स्कूल संघ ने मामले में कलेक्टर से मुलाकात की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। स्कूलों को धमकाकर अवैध वसूली करने का आरोप इन पर लगा है। आरटीआई के जरिए अवैध वसूली का आरोप इन पर लगा और निजी स्कूल संघ ने मामले में कलेक्टर से मुलाकात की है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में एमपी में कांग्रेस की बड़ी हार के बाद अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के समर्थन में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह आ गए हैं। जयवर्धन सिंह ने कहा कि ऐसे परिणाम चिंताजनक हैं, लेकिन पीसीसी चीफ को वक्त देना चाहिए ताकि विपरीत परिस्थितियों में सुधार हो सके। आज बैठक है सीडब्ल्यूसी की, लेकिन मेरे अनुसार जीतू पटवारी जी को सिर्फ 4-5 महीने मिले थे पीसीसी अध्यक्ष के रूप में। जो भी फैसले अध्यक्ष और
CLP के होते ही तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वही तय करता है। लेकिन अगर मेरी निजी आप राय मांगोगे तो मेरी सोच यही रहेगी कि अभी PCC अध्यक्ष जी को भी और नेता प्रतिपक्ष जी को भी और समय देना चाहिए है, ताकि वो ठीक से पूरे प्रदेश में जो आज हमें बहुत ही विपरीत जो परिणाम मिले हैं, चिंता का बड़ा विषय है। और चाहे PCC अध्यक्ष जी हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष जी हो, चाहे हम सब और भी जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सब लोगों को मिलकर आगे विचार करना होगा। तो वहीं दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में राष्ट्रीय स्तर के नेता से लेकर विभिन्न प्रदेश अध्यक्ष और नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी खत्म होने के बाद AICC के महासचिव कुमारी शैलजा से विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की। कुमारी शैलजा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है और बाहर में जनरल सेक्रेटरी जो है कांग्रेस की कुमारी शैलजा मैडम बाहर में पहुंची हैं। मैडम, आगे की क्या रणनीति? रणनीति तो तय होगी, अभी तय होगी। पार्लियामेंट में भी बाहर भी हमने विचारधारा को मजबूत करना है। अच्छा मैडम, ये भी कुछ कहा जा रहा था, खबरें आ रही थी कि कुछ प्रदेशों में जहां हार हुई है, खासकर मैं विशेष तौर पर बात करूं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो उनके अध्यक्षों के इस्तीफा की भी अटकलें आ रही थी इस तरह। ये कुछ इस तरह की बातें नहीं है, कृपया ऐसी बातें ना फैलाएं, झूठी बातें हैं, कुछ ऐसा नहीं हुआ है डिस्कस। तो ये कुमारी शैलजा थी जो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस की, और कह रही हैं कि जो इस्तीफा की खबरें आ रही थी कि कुछ प्रदेशों में जहां पर कांग्रेस की करारी हार हुई है उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा प्रदेश अध्यक्षों से, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है और इस तरीके के कोई भी निर्णय नहीं लिए गए हैं और आगे की रणनीति साफ है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आगे चुनाव लड़ेगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। तो दिल्ली में आज कांग्रेस ने CWC की बैठक आयोजित की और इस बैठक में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम भी शामिल हुई। बैठक से बाहर निकलने के बाद फूलो देवी नेताम से विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। चलो, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है और छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की नेता है फूलो देवी नेताम, वो भी बाहर निकली है। मैडम, क्या कुछ हुआ बैठक? आज की बैठक बहुत अच्छा चली है, बहुत अपने अपने भावनाओं को व्यक्त किए और एक जो देश में जिस तरह से देश की जनता राहुल जी के उन बुनियादियों को विश्वास किया, उनकी भावनाओं को समझा, निश्चित तौर पर राहुल जी को हम सारे आज की बैठक में सारे मेंबर्स एक ही राय से प्रस्ताव रखे कि राहुल जी लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता बने, ताकि हमारे देश के युवाओं के बारे में, किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में एक आवाज़ बन के मुखरता के साथ उठाए। और जिस तरह से देश ने राहुल जी का जो विश्वास जीता है और राहुल जी को सुनना चाहते हैं, राहुल जी को देखना चाहते हैं। तो ये फूलो देवी नेताम थी हमारे साथ जो छत्तीसगढ़ से दिल्ली पहुंची हैं और आज वर्किंग कमेटी में शामिल हुई हैं। और जैसा कि वो बता रही थी कि राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष दल का जो है नेता चुनने के लिए प्रस्ताव लाया गया। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि बैठक में सभी नेताओं ने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनने को कहा है। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने दीपक बैज से खास बातचीत की है, आप खुद सुन लीजिए। क्या अंदर समीक्षा हुई? हम लोग तो पूरे लोगों ने मिलकर माननीय राहुल जी को LOP बनाने के लिए निवेदन किए हैं। पूरी वर्किंग कमेटी पूरे लोगों ने कि नेता विपक्ष बने और नेतृत्व करे पूरे पार्टी का। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ में देखिए 10 सीटें जो है हार हुई है, तो इसको लेकर के कुछ प्रभारी साहब ने बात रख दी है। हाँ। बात हुई है। हाँ, प्रभारी साहब ने बात रख दी है। आगे की क्या होगी अब आगे से नई रणनीति के साथ काम करेंगे। ठीक है, देखिए दीपक बैज हमारे साथ थे जो यहाँ छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है, बाहर निकले हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जो है लीडर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो कांग्रेस है उसकी संसदीय दल की जो बैठक है उसका लीडर चुनने के लिए कहा गया है। और जो सांसद हैं और जो वर्किंग कमेटी के जो सदस्य हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया है दीपक बैज
और बता रहे थे ये सभी जानकारी कि अंदर जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो ये निवेदन किया गया कि राहुल गांधी जो है नेता विपक्ष बने। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव अचानक दिल्ली से भोपाल पहुंच गए। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद पहुंचे थे दिल्ली और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को दिल्ली पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी की थी। कल एनडीए की बीते दिन जो मीटिंग हुई है यशस्वी प्रधानमंत्री को नामित किया है और जिस उत्साह उमंग के साथ में कल की जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कल 9 तारीख भारत के इतिहास का एक नया दिन बनेगा। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार एनडीए के घटक दल के नेता होने के नाते से भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं और जिस प्रकार का समय चल रहा है भारत को और आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। की बड़ी खबर बता दें, मध्य प्रदेश में हुई कांग्रेस की हार के बाद बनेगी रिव्यू कमेटी। भंवर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बनेगी एक कमेटी और सीडब्ल्यूसी में हुआ हार पर कमेटी बनाने का निर्णय। खराब प्रदर्शन की समीक्षा के लिए कमेटी सबमिट करेगी रिपोर्ट और जिम्मेदार नेताओं और प्रदेश अध्यक्षों पर एक्शन संभव है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आपको दे दें। सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और कांग्रेस की हार के बाद इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी। Requesting Rahul Gandhi ji to accept the position of leader of opposition in the Lok Sabha. He replied that he will think about it. LOP, all chief ministers, all leaders have moved a resolution and entire party has stood on that issue and the Congress president will announce. आज दिल्ली में कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित की और इस बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी समेत सभी दिग्गज नेता शामिल हुए। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। मुख्य तौर पर बैठक में राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव लाया गया और बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने राहुल गांधी से नेता विपक्ष बनने का आग्रह किया। इसके बाद राहुल गांधी ने सभी से सोच विचार के लिए समय मांगा है। इसके अलावा बैठक में कई प्रदेशों में कांग्रेस की हुई करारी हार को लेकर समीक्षा भी की गई। बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। तो आज दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और इस बैठक में कई बातों पर चर्चा और मंथन की गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की वकालत की है। विस्तार न्यूज से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है और इसमें शामिल होने छत्तीसगढ़ से भी नेता पहुंचे थे। दीपक बैज साहब हैं जो कि पीसीसी चीफ हैं। दीपक बैज साहब, क्या कुछ बैठक विस्तारित चर्चाएं हुई और जो इस समय देश में इंडिया गठबंधन जबरदस्त परफॉर्मेंस की तो सभी लोगों ने बधाई भी दी है। हमारे सीनियर वरिष्ठ नेताओं को और सीनियर लीडरशिप को, तो निश्चित रूप से सभी लोगों के चेहरे में खुशी थी और छत्तीसगढ़ को क्या लेकर चर्चा हुई, क्योंकि आप लोग को 10 सीटों पर हार मिली। बिल्कुल देखिए, छत्तीसगढ़ में हम लोग लगातार देखें तो 2004 से जब से राज्य बना है एक से 2 सीटें हम लोग जीत पाए हैं। तो आने वाले समय में और बेहतर करने की हम लोग को आवश्यकता है और यह है कि हमारे प्रभारी महासचिव जी ने अपनी बातें, पिछली बार 2 सीटें जीते थे साहब, बस्तर सीट पर आप चुनाव लड़ते तो क्या बच जाती? अब तो हाईकमान का निर्देश है, हाईकमान ने जो निर्देश किया उसका पालन कर रहे हैं। राहुल गांधी को विपक्ष को बिल्कुल हम लोगों ने पूरे वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव रखे हैं कि माननीय राहुल गांधी जी लोकसभा के नेता विपक्ष का संभाले और कांग्रेस का नेतृत्व करें। ये दीपक बैज साहब थे हमारे साथ जो पहुंचे थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए और अब यहाँ से वो रवाना हो रहे हैं। कह रहे हैं कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थे उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि राहुल गांधी को जो है लोकसभा में विपक्ष के तौर पर नेता चुना जाना चाहिए और वो जो है नेतृत्व करना चाहिए उन्हें। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली।
तो वहीं अमेठी से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते केएल शर्मा ने गांधी परिवार से मुलाकात की। इस मुलाकात में केएल शर्मा की पत्नी रोने लगी। तो आपको याद होगा कि अमेठी वो सीट है जहां पर स्मृति ईरानी को केएल शर्मा ने हराया है और इसके बाद आज जब दिल्ली पहुंचे हैं सभी नवनिर्वाचित सांसद और इसी के दौरान सीडब्ल्यूसी की बैठक भी आज हुई। तो इस दौरान केएल शर्मा और उनकी पत्नी ने गांधी परिवार से मुलाकात की और केएल शर्मा की पत्नी भावुक हो गई। कैसा था आपका चुनाव? चुनाव अच्छा था मेरे को। कैसा था चुनाव? बैठो बैठो। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? खुश हैं? बहुत खुश। आपने सब किया है, आपके बदौलत ही सब कुछ। नहीं मैंने क्या किया? नहीं आपने किया, आपने किया, सब आपने किया। 40 साल की। चलो नहीं। तो कैसा था आपका चुनाव? चुनाव अच्छा था मेरे को। तो चुनावी नतीजों के बाद यूपी में खूब सियासी मंथन हो रहा है। देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो एनडीए के प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में खराब रहा है और यही वजह है कि इस पर खूब विचार विमर्श हो रहा है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक की, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने नवनिर्वाचित सांसदों के साथ मीटिंग की है। तो उत्तर प्रदेश की ये दो तस्वीरें, दो बैठक की तस्वीरें, सपा की एक बैठक हुई, तो यहाँ एक जो तस्वीर है वो योगी आदित्यनाथ की बैठक की तस्वीर है। अब इन तस्वीरों के बाद आपको सीधा लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। उनको भी बहुत बहुत बधाई। और हम सब ने कल टीवी में देखा एनडीए के घटक दलों के द्वारा उनका सर्वानुमति से निर्वाचन संपन्न हुआ, सबने बधाई दी और सबकी शुभकामनाओं के साथ कल का दिन एक नया इतिहास, नया अध्याय लिखेगा जब सायंकाल 7 बजे बाद यशस्वी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। मेरे सहित हमारे जैसे कार्यकर्ता भी और दायित्ववान कार्यकर्ताओं के साथ हम सब विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, आम समाजजन और पूरा देश, 142 करोड़ का देश कल के इस पवित्र दिन का और सही समय का इंतजार कर रहा है। मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में उनको भी शुभकामना देता हूं और मैं कल दोपहर बाद जाऊँगा, लेकिन तब तक हमने इसी बीच जो अपने प्रदेश सरकार के कामों की जो शुरुआत की है उसी बीच उनकी गतिविधियों के बारे में मुझे लगता है कि आपको बताना उचित रहेगा। उसी सिलसिले में जो जल गंगा संवर्धन अभियान हमने चलाया था, जैसा कि आपकी जानकारी कि 5 तारीख के दिन मैंने बेतवा नदी के उद्गम स्थल से अपने इस अभियान में मेरी स्वयं की उपस्थिति दर्ज करा करके हमने शुरुआत की थी। 6 तारीख को छोटे तालाब में भोपाल से उधर ग्रामीण विकास मंत्रालय था, कल परसों 5-6 तारीख को स्थानीय शासन मंत्रालय के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की है। और जैसा कि हमको मालूम है कि ये जो जल गंगा संवर्धन अभियान है, इसके माध्यम से प्रदेश के जल स्रोतों के संरक्षण, साफ सफाई, व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण इत्यादि बहुत सारे कामों को लेकर के 16 जून गंगा दशहरा तक इस आयोजन का पूरा हमने एक कार्यक्रम बनाया है। इसके माध्यम से 3090 करोड़ के जल संरक्षण के 990 कामों को हमने प्रारंभ किया है और इसी में खास करके सभी पंचायत, नगरीय निकाय, जल संरक्षण, मरम्मत, पर्यावरण संरक्षण और इत्यादि कामों को जोड़ा है। और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपनी माँ को समर्पित पौधारोपण की बात कही, तो लगभग 5.5 करोड़ पौधों लगाने का हमने इसके बाद का अभी तो गड्ढे हम कराते जाएंगे और सेकंड चरण में इस जल गंगा संवर्धन अभियान के बाद एक बड़े आयोजन में 5.5 करोड़ पौधे रोपण का बड़ा एक कार्यक्रम भी हमने हाथ में लेने का तय किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 12 नदियाँ हमारी संकलित होकर के जानकारी आई है। इन 212 नदियों में से प्रमुख बड़ी नदियों में खास करके मैं कोशिश कर रहा हूँ हर जगह जाने की। बाकी हमारे सभी मंत्रीगण,
सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर, नगर पालिका के अध्यक्ष, पंचायत, जिला पंचायत हो, जहाँ इस प्रकार के जनप्रतिनिधि पंचायत तक अलग अलग प्रकार से इस पूरे अभियान में लगे हुए हैं। और जैसा कि हमको मालूम है कि इस अभियान का आपने सबने भी अभी तक का जो एक लगाव देखा है, उस लगाव में ध्यान मारा कि हमारी पुरानी बावड़ी, बड़े तालाब, अलग अलग जल संरचनाएं जिस प्रकार की प्रदेश में फैली हुई, सबका ध्यान आकर्षण भी हो रहा है और इसी से जुड़ करके एक अलग आनंद की अनुभूति हो रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग हमारे 36,000 नागरिकों के को ये इस प्रकार के इस अभियान से हम अभी तक जोड़ने में सफल हैं और लगातार इसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ख़ास करके जल संरचनाओं से 48,000 घन मीटर गाद डिसिल्टिंग भी कराई गई है। जल संरचनाओं में 33 लाख घन मीटर जल क्षमता उसमें बढ़े। इसी में कोशिश की है कि अभी तक के लगभग जीर्णोद्धार अलग अलग प्रकार के तालाबों का, बावड़ियों का, घाट का, इस सब में जो काम कर रहे हैं उसमें लगभग 10 लाख में जो मैंने बताया कि 5.5 करोड़ पौधे लगाने की हमारी पूरी योजना है। लेकिन इन रचनाओं के आधार पर 10 लाख पौधे हम लगा करके शहरी क्षेत्र से जोड़ेंगे। बाकी हमारे वनांचल के क्षेत्र में भी सब मिला करके सभी विभागों के माध्यम से एक बड़े अभियान के लिए धीरे धीरे उस तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। कुछ तारीख जरूर बताना चाहूँगा, जैसे 10 जून परसों, कल 9 जून को सवेरे नेमावर नर्मदा का एक तरह से मध्य केंद्र है, नाभि केंद्र भी माना जाता है। तो मैं स्वयं वहाँ सम्मिलित होकर के कल महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम में सुजालपुर से होता हुआ कल दिल्ली चला जाऊँगा। जो मैंने प्रारंभ में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में भी हम सब शामिल होंगे, लेकिन हमारे कामों को भी हम जोड़ते हुए जा रहे हैं। किसी प्रकार से काम में कोई गति नहीं रुके। 11 जून को रीवा, 12 जून को जाना पाव, जहाँ 5 नदियाँ निकली है। जाना पाव वो स्थान है जहाँ हमारी बड़ी बड़ी नदियाँ, खास करके चंबल, गंभीर, ऐसी 5 नदियाँ जाना पाव के स्थान से निकली जो जन्मस्थल भी मानी जाती है। इसी के साथ 13 जून को नर्मदापुरम, 14 को सागर, 15 को ग्वालियर, 16 जून को गंगा दशहरे के दिन इस कार्यक्रम का समापन होगा। इस अवसर पर काष्णी आश्रम के महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, उदासीन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक कल बड़ी उपलब्धि हुई जिसके बारे में आज समाचार पत्रों में आपने छापा भी है, लेकिन मैं उसको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा कि विकास के आयाम भी हम इसी बीच में लगातार जोड़ के रख रहे हैं। आज़ादी के बाद आज तक का सबसे बड़ा निवेश का एक बड़ा प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ का, ये गेल इंडिया लिमिटेड आने वाला एक बड़ा है, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। ग्रीनफील्ड पेट्रोकेमिकल और इनका अपने आप में आवासीय परिसर भी बनने वाला है। और ये एक तरह से हमारा जो एक सेक्टर का जो हमने प्रारंभ में उज्जैन की समिट के टाइम घोषणा की थी कि अलग अलग हमारे संभागों की है, उनके बीच में विकास के नए कीर्तिमान बनना चाहिए। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये एक तरह से मध्य भारत और मालवा का मध्य बिंदु द्वार जैसा काम करता है। आस्था उधर जाएंगे तो इंदौर उज्जैन संभाग है, इधर आओ तो भोपाल होशंगाबाद संभाग है, और मध्य में ये इसकी हमने रचना की है। इसी के माध्यम से लगभग ग्रीनफील्ड पेट्रोल के इसमें 15,000 और खास करके में रोजगार मिलेगा। अगले साल जनवरी के आसपास और पूरे संचालन से ज़्यादा लोगों को इसमें संभावना रहेगी। इसमें लगभग 900 हेक्टेयर शासकीय अविकसित भूमि के आवंटन हेतु शासन से कंपनी ने हमको निवेदन किया है और हम इसमें आवंटन की स्थिति में आ रहे हैं। अधिकांश जमीन तो सरकारी है, लेकिन
अगर जरूरत पड़ेगी तो हम निजी को देने जाएंगे, क्योंकि इसके माध्यम से बड़े पैमाने इसके सहायक उत्पाद भी बहुत बड़े बड़े। आपको जानकारी में होगा कि हमारे यहाँ पहले गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1984 में और 1986 में जिसकी कंपनी की स्थापना तो 1984 में हुई थी, लेकिन 86 में हजीरा विजयपुर मध्य प्रदेश में जगदीशपुर गैस पाइपलाइन का संचालन 1986 में प्रारंभ हुआ था, और गुना के विजयपुर गैस हेडक्वार्टर, इंदौर बंतिका गैस पाइप, विजयपुर फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा प्लांट, ये हमारे यहाँ संचालित है। इसके माध्यम से बाद में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके हमारे अधिकांश स्थानों पर घरेलू गैस की टंकी के बजाय लाइनों की सप्लाई भी प्रारंभ कराएं। तो ये जो विकास का एक दूसरा आयाम खुलेगा, एक कारखाना तो खुले ही खुले, लेकिन कारखाने के साथ साथ अधिकांश स्थानों पर हमारी अपनी पाइपलाइन से गैस की सप्लाई प्रारंभ कराएं। तो इसमें कुछ अलग से प्रोजेक्ट लिया है, लेकिन ये मोटी मोटी जानकारी के साथ आपको जोड़ने का बात बता रहा हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुना से बता दें, जहां पर रेत माफियाओं की गुंडागर्दी हावी हुई है। जहां चाचौड़ा में कार्रवाई करने गई खनिज विभाग की टीम पर रेत माफियाओं ने हमला कर दिया। दबंगों ने खनिज विभाग की टीम की गाड़ी तोड़ दी और खनिज विभाग की टीम से जब्त ट्रैक्टर छुड़ाकर ले गए। इस दौरान खनिज विभाग की टीम ने भागकर अपनी जान बचाई। तो ये बड़ी खबर बता दें आपको गुना से, जहां पर रेत माफियाओं की गुंडागर्दी सामने आई है। और ये गुंडागर्दी ऐसे वैसे नहीं, इन्होंने खनिज विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया। जो कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने वाली खनिज विभाग की टीम पर रेत माफियाओं ने हमला कर दिया और दबंगों ने खनिज विभाग की टीम की गाड़ी तोड़ दी और खनिज विभाग की टीम से जब्त ट्रैक्टर छुड़ाकर लेकर चले गए। इस दौरान खनिज विभाग की टीम ने भागकर अपनी जान बचाई। तो लगातार जो है प्रदेश के अलग अलग इलाके से रेत माफियाओं के बेखौफ होने की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं और ये तस्वीर गुना से निकलकर सामने आई है। तो देखिए गुना से ये तस्वीर आपको दिखा दे, जहां पर रेत माफियाओं की जो गुंडागर्दी है वो खनिज विभाग की टीम पर हावी होती नजर आई है और दबंगों ने खनिज विभाग की टीम को जो है वो घेर लिया और खनिज विभाग की टीम भागकर अपनी जान बचाती नजर आई। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मोहन बघेल हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए। मोहन, जिस तरह से ये खनिज विभाग पर हमला किया है रेत माफियाओं ने, इस तरह की तस्वीरें निकलकर लगातार सामने आती हैं, प्रशासन किस तरह की कार्रवाई कर रहा है अब? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो रेत माफिया है वो गुना जिले में काफी सक्रिय हैं और लगातार पार्वती नदी में अवैध उत्खनन करते हैं। यहाँ पर देखा गया है किस तरह से रेत माफिया जो है माइनिंग विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट करता है और ट्रैक्टर को लूट कर ले जाता है। इस मामले में माइनिंग विभाग ने जो संबंधित थाना क्षेत्र है, चाचौड़ा थाना क्षेत्र का मामला है, वहाँ पर एक शिकायती आवेदन दिया है जिस पर कार्रवाई की जानी है। यहाँ पर जो माइनिंग ऑफिसर है उससे हमने बात करने की कोशिश की है, जो अभी इलाज का बोल रहे हैं कि अभी ग्वालियर में वो भर्ती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जो रेत माफिया है वो सक्रिय है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और इसी के चलते कहीं ना कहीं इसका वो फायदा उठाते हैं और अवैध उत्खनन करते हैं। बिल्कुल मोहन, तो जिस तरह सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि रेत माफियाओं पर नकेल कसी जाएगी और इस तरह से जो भी अवैध खनन में लगी गाड़ियां उनको जब्त की जाएगी, और इसी दौरान खनिज विभाग की टीम जब पहुंची तो रेत माफिया की ये गुंडागर्दी निकलकर सामने आई। अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरह सख्ती से कार्रवाई करता है और कैसे इन पर नकेल कसता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मोहन। तो देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के नीट के विद्यार्थियों ने रिजल्ट में हुई धांधली को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर और बच्चे अब सड़क पर उतर गए हैं। इंदौर के ऐसे ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्र का कहना है कि जब वो 685 मार्क्स लाने के बाद भी एम्स में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो फिर उनकी मेहनत का क्या मतलब निकलेगा। साथ ही छात्रों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, हम लोग एनटीए को एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो जितनी भी तरह के जो यहाँ पर धांधली हुई है, जिस तरह से नंबरिंग हुई है, वो पूरी तरह से हमें क्लियर करें, पारदर्शिता के साथ में क्लियर करें। सबसे पहली बात, 720 नंबर में 67 स्टूडेंट आए हैं, जो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। 1, 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होते हैं 720 में, लेकिन इस साल ऐसा हुआ है कि टोटल 720 में 67 स्टूडेंट है, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर का पेपर का लेवल और इस साल का पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सेम था, तो आप ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हो कि इस साल का पेपर इजी था इसलिए कट ऑफ हायर गया।
तो वहीं एमपीपीएससी 2021 के जारी नतीजों में सीधी जिले के सुभाष मिश्रा ने 22वीं रैंक पाकर डिप्टी कलेक्टर के पद पर उनका चयन हुआ है। आज सीधी पहुंचने पर सुभाष मिश्रा का जोर शोर से हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। वहीं सुभाष मिश्रा ने बताया कि ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है जिस पर मुझे डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित होने का अवसर मिला है। साथ ही सुभाष मिश्रा ने और भी कई बातें कही और उन्होंने ये कहा कि ये तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने क्लियर किया और डिप्टी कलेक्टर के पद पर वो चयनित हुए। वहीं ग्वालियर के पीएचई विभाग में हुए करोड़ों के घोटाला के मामले में क्राइम ब्रांच को अहम सुराग हाथ लगे हैं। जांच के दौरान पीएचई में अलग अलग तरह के आइटम सप्लाई करने वाली 25 फर्म, 45 खातेदार और कुछ कर्मचारी के नाम सामने आए हैं। जांच के बाद इनके खिलाफ एफआईआर जल्द दर्ज हो सकती है। वहीं संयुक्त संचालक वित्त ने अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली है और यह अंतिम रिपोर्ट अगले 1 हफ्ते में वरिष्ठ अफसरों को सौंप दी जाएगी। आपको बता दें कि अब तक इस फर्जीवाड़े में 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही जांच में 81 बैंक अकाउंट से 65 खातेदार और 9 अधिकारी कर्मचारियों को भुगतान करने का खुलासा होने के बाद 74 लोगों पर कार्रवाई के लिए पुलिस को सूची सौंप दी जा चुकी है। थाना अपराध शाखा में वर्ष 2023 में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था जिसमें पीएचई के खंड कार्यालय में जो बिलों से संबंधित अनियमितताएं थी उससे रिलेटेड क्राइम था ये, जिसमें हम पीएचई से और ट्रेजरी से दोनों से बिल मांग रहे हैं, दस्तावेजों का संकलन कर रहे हैं और जिन लोगों के नाम से बिल तैयार हुए थे उनको बुला के उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जिन लोगों के खाते में पैसे गए थे उनसे पूछताछ कर रहे हैं। प्रकरण में अभी कुछ आरोपी गिरफ्तार करके हमने जेल में पहुंचाए जो माननीय न्यायालय की न्यायिक अभिरक्षा में प्रकरण में जो भी साक्ष्य वो चालान के साथ न्यायालय में पेश करें। तो ग्वालियर के पीएचई विभाग में हुए करोड़ों के घोटाले के मामले में क्राइम ब्रांच को अब ये अहम सुराग हाथ लगे हैं और पीएचई के अलग अलग तरह के आइटम सप्लाई करने वाली 25 फर्म, 45 खातेदार, कुछ कर्मचारी के नाम इसमें सामने आए हैं और इस पर अब एफआईआर जल्द ही दर्ज हो सकती है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय एक्शन मोड में है। विभाग ने डोंगरगढ़ राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के घर पर छापामार कार्रवाई की है। साथ ही उनके रायपुर निवास पर भी छापा मारा गया है। तो इस छापामार कार्रवाई का जायजा लिया हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने। देश के राइस मिलर्स के ऊपर ईडी का शिकंजा लगातार जारी है और लगातार ईडी दबिश देकर वहां पर पूछताछ कर रही है और एक बार फिर से राजधानी रायपुर के बनियान ट्री रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में जो है वो रेड पड़ी है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि ईडी टीम यहां पहुंची है। सुबह तड़के 5:30 बजे ये जानकारी है। डोंगरगढ़ के सहित में रायपुर के इस निवास पर जो है टीम पहुंची थी और वहां पर 2 गाड़ियों में टीम पहुंची थी। कई सदस्य टीम वहां डोंगरगढ़ में जांच की जा रही है। इसके अलावा रायपुर में कई सदस्य टीम जो है एक गाड़ी में यहां पहुंची है और सुबह से तमाम तरीके से जिस प्रकार से ये पूरा घोटाला को अंजाम दिया गया उसको लेकर तथ्यों को खंगाला जा रहा है और इसी तरह की कार्रवाई हर जिले के अध्यक्षों के ऊपर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हर जगह पर ईडी की टीम तमाम राइस मिलर्स के अध्यक्ष के यहाँ पहुंचती है और उनसे जो लेवी वसूली है उसको लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। तो कह सकते हैं कि शिकंजा जारी है और शिकंजा के साथ में जेल के पीछे पहुंचाने का भी जो काम है वो ईडी लगातार कर रही है और यहाँ से जो कुछ तथ्य मिलेंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो देखिए ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब आपको दिल्ली से एक तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह मीटिंग के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी यहां पर बैठक से बाहर निकलते हुए, और ये दिल्ली से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा दें जहां पर आपको ये बता दें कि सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हुई थी। इसके बाद अब जो कांग्रेस की बैठक है वो ये बैठक होनी है जिसमें तमाम जो सांसद, नवनिर्वाचित सांसद और राज्यसभा सांसद है वो पहुंचेंगे। ये देखिए खड़गे भी अब यहां पर पहुंच चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, और अब ये बैठक संसदीय दल का नेता चुनने के लिए ये बैठक होनी है। और आपको बता दें कि आज ही सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और इस बैठक में राहुल गांधी को विपक्षी दल का नेता चुनने की बात कही गई। जो सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बातें रखी और उसके बाद अब ये बैठक की शुरुआत होने जा रही है जहां पर तमाम नवनिर्वाचित सांसद पहुंचे कांग्रेस के। और इसके अलावा
यहाँ पर जो है वो राज्यसभा सांसद भी पहुंचेंगे। ये राहुल गांधी और खरगे अभी मीटिंग में अंदर जाते हुए, और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है सीधे दिल्ली से, जहां पर ये बैठक होनी है कांग्रेस की। और इस बैठक के लिए देखिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे तीनों ही साथ नजर आ रहे हैं। बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं ये तीनों। और ये बैठक, जिस बैठक में तमाम जो नए सांसद चुने गए हैं वो पहुंचेंगे वहां पर। और यहाँ पर इन तस्वीरों में देखिए कि केसी वेणुगोपाल, डीके शिव कुमार, मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये तमाम जो दिग्गज हैं कांग्रेस के वो पहुंचे हैं। और तमाम राज्यसभा सांसद जो कांग्रेस के हैं वो भी पहुंचेंगे। और आप देखिए पीछे जो राज्यसभा सांसद है छत्तीसगढ़ से फूलो देवी नेताम, वो भी पहुंची हैं यहाँ पर। और अभी ये बैठक होनी है, राज्यसभा सांसद जो है वो पहुंच रहे हैं। तमाम जो नए सांसद चुने गए हैं वो पहुंचेंगे इस बैठक में। और ये बैठक होगी, संसदीय दल का नेता चुनने के लिए ये बैठक की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिल्ली से सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं विस्तार न्यूज। लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। दिल्ली में क्या कुछ हलचल, तमाम जो खेमे हैं उन खेमों में क्या कुछ हलचल चल रही है, इस पर अपडेट दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की दो बैठक जो है वो आज बैक टू बैक ये बैठक हुई। एक हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण की जो तैयारी है वो चल रही है। विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पड़ोसी देशों के सभी राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है। लगातार बैक टू बैक बैठकें हो रही है, चाहे आज सपा की बैठक हो, सीडब्ल्यूसी की बैठक हो, और फिर अब एक बार फिर से ये कांग्रेस की बैठक, जहां पर तमाम नए सांसद और राज्यसभा सांसद पहुंचेंगे इस बैठक में। लेकिन सबसे पहले जो तमाम दिग्गज है कांग्रेस के वो पहुंचते हुए, तो दिल्ली से ये सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको विस्तार न्यूज दिखा रहा है और लगातार आपको अपडेट दे रहा है कि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल इस बार ऐसी सजग नजर आ रही है। रणनीति बनाने की तैयारी चल रही है कि किस तरह से रणनीति बनाई जाए, विपक्ष में क्या भूमिका होगी कांग्रेस की, क्योंकि 99 सीटें विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन है उसमें कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा 99 सीटें हैं। और ऐसे में इस बैठक में ये रणनीति बनाई जाएगी कि विपक्ष में कांग्रेस की क्या भूमिका होगी। और इस दौरान जो सभी नवनिर्वाचित सांसद हैं वो पहुंचेंगे, राज्यसभा सांसद कांग्रेस के यहाँ पर पहुंचेंगे। और कुछ ऐसे दिग्गज जो पहुंच भी गए हैं, जो मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ बैठक में पहुंच रहे हैं और शामिल होने के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिल्ली से दिखा रहा है। ये वो तस्वीर जहां बैठक होनी है, इस बैठक में किस तरह से तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। तो देखिए, एक और पीएम मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारी है, मोदी 3.0 सरकार बनने जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी कमर कस लिया है, पूरी तरह से विपक्ष तैयार है कि किस तरह से इस बार रणनीति बनाई जाएगी। आपको बताएं कि सीडब्ल्यूसी की बैठक के पहले जब भूपेश बघेल और कन्हैया कुमार से बातचीत हमने आपको सुनाया था, तभी भी उनका भी यही कहना था कि रणनीति बनाई जाएगी, निर्णय होगा कि आगे क्या होगा, और साथ ही साथ हार जो हुई है उस पर भी समीक्षा की जाएगी। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक और उसके बाद अब ये कांग्रेस की बैठक, लगातार कांग्रेस जो है वो बैठक कर रही है और आगे की रणनीति बना रही है। तो वहीं प्रयागराज से रीवा मलाई जा रही प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप की एक बड़ी खेप को पकड़ने में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। 2 आरोपी बोरियों में भरकर 2400 के करीब प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप चाकघाट बॉर्डर को क्रॉस कर रीवा ला रहे थे और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। एसडीओपी उदित मिश्रा ने बताया कि पकड़ी गई नशीली कफ सिरप की कीमत करीब 4 लाख रुपए है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। लगातार हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आईजी सर, डीआईजी सर और एसपी सर के लगातार गाइडेंस में हमने पिछले 10 दिनों में 3 कार्रवाइयाँ की थी। इसी तारतम्य में कल हमें सूचना मिली कि प्रयागराज से रीवा शहर की ओर एक वाहन जा रहा है जिसमें कुछ संदिग्ध पदार्थ हो सकता है। तत्काल हमने अपने तीनों थानों की पुलिस को एक्टिव किया, जिसमें हमारी थाना चाकघाट की पुलिस, थाना प्रभारी संजीव के नेतृत्व में और इनकी पूरी टीम ने घेराबंदी करके आरोपी को और गाड़ी को पकड़ा। तो देखिए, प्रयागराज से रीवा मलाई जा रही थी ये प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप और इसकी ये बड़ी खेप पुलिस टीम ने पकड़ी है। पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। 2 आरोपी बोरिया भरकर 2400 के करीब प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप
चाकघाट बॉर्डर को क्रॉस कर रीवा लेकर जा रहे थे और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और किस तरह से यहाँ पर नशीली कफ सिरप की खेप को जब्त किया गया। एसडीओपी उदित मिश्रा ने ये बताया है कि पकड़े गए नशीली कफ सिरप की कीमत करीब 4 लाख रुपए है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, रीवा से आपको ये खबर बता दें जहां पर नशीली कफ सिरप की खेप को जब्त किया गया है। तो वहीं अगली खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर में होटल में फायरिंग करने वाले इनामी बदमाश समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने गोविंदपुरी के होटल में मामा भांजा के साथ मारपीट कर फायरिंग की थी। पूरी घटना 10 मई की बताई जा रही है। तो ग्वालियर से आपको ये खबर बता दें जहां पर होटल में फायरिंग करने वाले इनामी बदमाश समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विशाल कांकर जो था उस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। विशाल कांकर घटना दिनांक से फरार था। कल क्राइम ब्रांच और यूनिवर्सिटी पुलिस ने संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर विशाल कांकर को गिरफ्तार किया और उसके अन्य साथी 2 पुष्पेंद्र जादौन और कौशल शर्मा, इनको भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। तो ग्वालियर में होटल में फायरिंग करने वाले इनामी बदमाश समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों ने गोविंदपुरी के होटल में मामा भांजा के साथ मारपीट कर उन पर फायरिंग की थी और पूरी घटना 10 मई की बताई जा रही है। अब ये तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। तो ग्वालियर से ये खबर आपको बता दें, होटल में फायरिंग की गई थी, मामा भांजा के साथ मारपीट की गई थी और इसके बाद पुलिस ने अब इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ग्वालियर से ये खबर आपको बता दें, होटल में फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें लगातार जारी हैं।